नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 16 दिसंबर 2020 के समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षाएं, चाहे वो एसएससी हो, सीएचएसएल हो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीपीओ, एसआई, यूपीएसआई, बिहार एसआई, दिल्ली पुलिस, दिल्ली एसआई, राजस्थान पुलिस, लगभग सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसके साथ साथ स्टेट सर्विसेज में भी यह आपके लिए मदद करेगी। तो आइए दोस्तों, एक एक करके चर्चा करते हैं। आज के राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है 70% कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड टालेस्ट चेनाब रेलवे ब्रिज कंप्लीटेड। यानी दोस्तों, चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार हो चुका है। लगभग 70% इसका निर्माण हो चुका है। आप देख सकते हैं, यह ब्रिज आप देख रहे हैं, बीच में नदी बह रही है, इसके एक तरफ दूसरी तरफ, यानी यह इसकी ऊंचाई ऐसा माना जा रहा है कि एफिल टावर, फ्रांस के एफिल टावर से भी 35 मीटर यानी 35 मीटर ऊंचा होगा। दोस्तों, यह 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इस पुल की जो हाइट है 359 मीटर है। ये सारे पॉइंट हैं, कीवर्ड्स को ध्यान रखिएगा। इसमें जो इस पुल की लागत आ रही है वो 1400 करोड़ रुपए की आ रही है और इसमें जो तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, विश्व में अपनी तरह का यह पहला कह सकते हैं प्रयोग होगा। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड कह सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच ए हाई ब्रिज हैज बीन मेड द बेसिस ऑफ आर्क टेक्नोलॉजी। यानी चाप नुमा, देख रहे हैं ना, ऐसे आर्क नुमा यह बनाया जा रहा है। और पुल का जो एक छोर है कौड़ी, तो दूसरा छोर कहाँ होगा? बक्कल। यानी इस तरफ और इस तरफ, कौड़ी और बक्कल। और यह कहाँ बनाया जा रहा है? तो जम्मू संभाग के जिला रियासी के गांव कौड़ी और बक्कल पर बन रहा है विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण हो रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, सीधे सीधे फैक्ट है। यह चेनाब नदी के बारे में, चेनाब नदी के जो ये पुल बन रहा है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने पॉइंट वाइज लिख दिया है। द एलिवेशन फ्रॉम Chenab is 359 meter above the sea level. 24,000 ton of steel will be used in construction. यानी 24,000 टन इस्पात का प्रयोग किया जा रहा है। 1400 करोड़ की लागत है। पहले था यह 512 करोड़, अब इसमें 1400 करोड़ रुपए लग रहे हैं। तो 512 करोड़ का पहले इसकी लागत थी, ध्यान रखेंगे। और पुल की चौड़ाई 13 मीटर, 150 मीटर ऊंचा, 18 पिलर होंगे इसके। और पुल की भार वहन क्षमता 500 टन होगी, यानी 500 टन इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी दोस्तों। और 260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की हवाओं को, यानी इट कैन बी टॉलरेट विंड्स अप टू 260 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों, चेनाब नदी, जैसा कि आपको पता होगा, इट इज लॉन्गेस्ट मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे सिंधु नदी यहां से निकलती है, तो इसकी सहायक नदी है यह हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से। कहां से निकलती है? इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम बारालाचाला पास। ध्यान रखेंगे, तो बारालाचाला दर्रे से निकलती है। दो नदियां होती हैं इसमें, चंद्रा और भागा, और यही दोनों चेनाब कहलाती हैं। और पाकिस्तान में जाके मीठन कोट। अब देखिए, यहाँ पर झेलम नदी जम्मू कश्मीर से आ रही है, वुलर झील से होते हुए, यानी शेषनाग लेक से निकलती है, वुलर झील होती है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाते हुए यहाँ पर देख रहे हैं ना, झेलम में मिलती है। यानी झेलम किसमें मिल रही है? चेनाब में मिल जा रहा है। चूंकि चेनाब सबसे लंबी सहायक नदी है, तो चेनाब इसके पानी को ले जाकर के इंडस रिवर में मिला देती है। तो ध्यान रखना। इसी तरह से रावी भी चेनाब में जाके मिल जाएगी, ब्यास यहीं रह जाती, फिर सतलज इधर से आ रही होती है, इसमें दोनों मिल करके फिर जाकर के ये भी चेनाब में मिल जाती है। तो यह महत्वपूर्ण है, काफी अच्छी खबर है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, कोस्ट गार्ड शिप सुजीत लॉन्च्ड इन गोवा। यानी गोवा में जलावतरण किया गया भारतीय तट रक्षक का जो गश्ती जहाज है, उसका नाम क्या है? सीधे सीधे पूछ लेगा, सुजीत। कहाँ जलावतरण किया गया? तो गोवा में। गोवा देख रहे हैं ना, छोटा राज्य है, ऊपर महाराष्ट्र है, नीचे कर्नाटक है। गोवा की राजधानी पणजी, जो कि मांडोवी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मांडोवी रिवर। एक और नदी यहाँ बहती है दोस्तों, जुआरी रिवर, भी ध्यान रखना, गोवा में ही बहती है। यहीं पर मार्मुगांव बंदरगाह भी है, ये भी पूछ लिया जाता है, मार्मुगांव
पोर्ट है, यहाँ से हम आयरन ओर का निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जापान तक जाता है दोस्तों। तो यह जो है ध्यान रखना कि यह समुद्र में गश्त के लिए 105 मीटर सीरीज का यह सेकंड जहाज है, दूसरा जहाज है। यह पोत का जलावतरण वास्को शहर में रक्षा निर्माण सचिव राजकुमार ने और आईसीजे के महानिदेशक कृष्णा स्वामी नटराजन की मौजूदगी में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी जीएसएल में किया गया, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण तो यह स्वदेशी डिजाइन का है, यानी जीएसएल हैज डिजाइन एंड बिल्ट दिस इंडिजिनस ऑफशोर वेसल, इसे ओपीवी कहेंगे, हाँ ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यह उन्नत तकनीक नौ परिवहन संचार उपकरणों से यह लैस है, तो यहाँ पर यह पॉइंट दिया है, इसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। और इस समय भारतीय तटरक्षक बल के पास 155 जहाजों का एक बेड़ा तथा 62 विमान हैं, ध्यान रखेंगे। विभिन्न भारतीय शिपयार्डों में 35 और जहाज निर्माणाधीन है। इसके अलावा HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु में 16 हल्के हेलीकॉप्टर भी बनाए जा रहे हैं। इन सब से तटरक्षक बल की निगरानी क्षमता और बढ़ेगी, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह इस तरह से ये भी काफी महत्वपूर्ण था। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल अफेयर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो मिसाइल है S-400 है। मिसाइल की वजह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति फिर से गर्मा गई है, कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में फिर से उथल पुथल मच गई है दोस्तों। क्यों ऐसा? क्योंकि यह प्रणाली कहाँ की है? सबसे पहले ही प्रश्न आ जाएगा, रूस की है। तो रूस की जो S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद को लेकर आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने तुर्की, चूंकि यह मिसाइल सबसे पहले रूस ने तुर्की को दिया, सीरिया में भी लगाया हुआ है, तो यह अमेरिका ने भारत समेत उन देशों को भी आगाह कर दिया है, चूंकि अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ऐसे में भारत भी चिंतित है, क्योंकि S-400 मिसाइल भारत ने पहले ही इस पे कर लिया है। क्योंकि अमेरिका ने इन सब देशों को आगाह कर दिया है कि जो भी S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने का इच्छुक है उन सब पर वह प्रतिबंध लगाएगा। तो अमेरिका ने रूस से S-400 प्रणाली खरीदने के लिए तुर्की के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर जानकारी साझा किया और जिसमें इन लोगों पर प्रतिबंध लगाया। आखिर क्या रूस की S-400 जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है, क्या है आखिर इसमें क्यों है इस तरह से अमेरिका तिलमिला गया है? भारत से क्या इसका संबंध है? अब यहाँ पर देखिए, ये तो तुर्की का था मामला, अब हमको इसको भारत के संदर्भ में देखना है। तो क्या जरूरत थी, यानी भारत को S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की क्यों जरूरत है? यहाँ पर देखिए हमने पूछा आखिर क्या है रूस की S-400 रक्षा प्रणाली, भारत से क्या है इसका संबंध, भारत को S-400 रक्षा प्रणाली की क्यों जरूरत है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत को भी अमेरिका आगाह कर रहा है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, रूस की S-400 मिसाइल और भारत यानी इसके बीच भारत का सौदा हो चुका है। ये ध्यान रखेंगे कि ये पूरी दुनिया में इस मिसाइल सिस्टम की रखने वालों में भारत भी शामिल है। भारत के साथ रूस की डील तय हो चुकी है, अब आपूर्ति होना बाकी है, यानी अब आना बाकी है। हालांकि चीन ने इसमें बहुत रोड़ा अटकाने की कोशिश की, लेकिन रूस ने उसकी मांग को खारिज कर दिया और वह तय समय के अंदर मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति भारत को देगा। इस मिसाइल को रूस की सेना में 2007 में ही शामिल किया गया था दोस्तों। अमेरिका में भी जो बनाई जाती है उससे भी खतरनाक यह मिसाइल है। रूस से सबसे पहले तुर्की को यानी रूस ने सबसे पहले किस देश को इस मिसाइल का आपूर्ति किया? टर्की को किया, और रूस ने इसे सीरिया में भी तैनात किया हुआ है। उसके बाद भारत जो है इससे किया है। अब इसकी जो खूबियां हैं तो ये ध्यान रखेंगे, इस वजह से भारत पर भी वह काटसा कानून का प्रयोग कर सकता है, अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। अब यहीं पर थोड़ा सा जान लीजिए S-400 ये जो मिसाइल है इसकी क्या खूबियां हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है कि इसका पूरा नाम क्या है। तो इसको S-400 ट्रायम्फ कहते हैं। हाँ, इट्स फुल नेम इज द S-400 ट्रायम्फ, नोन एज द SA-21 ग्राउलर इन नाटो कंट्रीज, यानी जिसे नाटो देशों में
SA-21 ग्रोलर के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल डिफेंस को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। रूस द्वारा विकसित यह मिसाइल सिस्टम, ये भी ध्यान रखिएगा, लाइन अंडरलाइन कर दे रहा हूं, जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। S-400 दुश्मन के हवाई हमलों को भी नाकाम करने में यह सक्सेस है। इसके सेना में शामिल होने के बाद किसी भी सीमाओं की सुरक्षा अधिक और हमले को खतरा कम कर देती है। यह सिस्टम किसी भी संभावित हमले का पता पहले ही लगा लेता है। यह मिसाइल सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, यहां तक कि परमाणु मिसाइल को भी 400 किलोमीटर पहले से ही नष्ट कर देती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके 3 प्रमुख अंग हैं जिनमें मिसाइल लॉन्चर, रडार और कमांड सेंटर शामिल है। S-400 मिसाइल सिस्टम अत्याधुनिक रडारों से लैस है। इसमें लगा हुआ अत्याधुनिक रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है। सैटेलाइट से कनेक्ट रहने की वजह से जरूरी सिग्नल और जानकारियां इसमें तुरंत मिल जाती हैं। इसके अत्याधुनिक रडार दुश्मन का पता लगाते ही अपने कंट्रोल कमांड को सिग्नल भेजते हैं। इसमें टारगेट की दूरी, उसकी स्पीड समेत सभी जरूरी सूचनाएं शामिल होती हैं। इसके बाद कमांड कंट्रोल की तरफ से मिसाइल लॉन्च का आदेश दिया जाता है। इसके लॉन्चर से 48N6, ये ध्यान रखने हैं, 48N6 सीरीज की मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। इसे अमेरिका की थर्ड, ये भी ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, थर्ड का मतलब क्या हो, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। थर्ड का फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, THAD, थर्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। थर्ड सिस्टम से बेहतर माना जाता है। यह मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना साध सकती है। इसे 5 मिनट के अंदर तैनात किया जा सकता है। इस मिसाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसमें 4 अलग अलग रेंज में अचूक निशाना साधने वाली मिसाइलें हैं, जिसमें 40N6E, क्या है याद रखना, 40N6E ध्यान रखेंगे। और दूसरा इसमें क्या महत्वपूर्ण है ये ध्यान रखेंगे, और 48N6 मिसाइल करीब 400 और 250 किलोमीटर की दूरी में निशाना लगा सकती हैं। जबकि 9M96E2, इसको क्या कहेंगे, 9M96E2 एंड 9M96E, ये ध्यान रखेंगे, मिसाइल 120 एंड 40 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को ढेर कर सकती हैं। तो यह इसकी खूबियां हैं। यही कारण है कि भारत के पास यह व्यवस्था मिल जाएगी तो चाइना, पाकिस्तान जैसे देश भारत की तरफ नजर उठाने की हरकत नहीं करेंगे। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, यानी वैसे तो चौथी खबर है, तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आप देख सकते हैं नाइजीरिया से है खबर। दोस्तों नाइजीरिया देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, पश्चिम यानी कह सकते हैं पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में स्थित यह देश है, जिसकी राजधानी आबूजा है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। दोस्तों ये देख रहे हैं हथियारों से लैस ये कौन दिख रहे हैं, तो यहां पर एक आतंकवादी संगठन है दोस्तों, बोको हराम। इसने पूरा यहां की जीवन को हराम कर दिया है। यानी इसके इर्द गिर्द जो देश हैं, बोको हराम, चाड, कैमरून, नाइजर, इन चारों क्षेत्रों यानी बोको हराम ने इन मतलब सबसे ज्यादा नाइजीरिया में यह इसने तबाही मचा करके रख दी है। अभी कल में ही न्यूज में आया था कि नाइजीरियाई सेना ने 20 बोको हराम आतंकवादियों को मारा। अगले दिन ही खबर आ गई कि स्कूल से 330 बच्चे लापता हैं और इसका जिम्मेदारी बोको हराम के नेता अबू बाकर शेकू ने जो है ली है। उन्होंने कहा है कि हमने इसलिए इसका अपहरण किया है क्योंकि पश्चिमी शिक्षा इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है, वह वेस्टर्न एजुकेशन के एकदम खिलाफ है। यही कारण है कि इन बच्चों का इन्होंने किया है, अगवा किया है। तो यहां पर थोड़ा सा बोको हराम के बारे में देखिए दोस्तों, कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है कि यह आतंकवादी संगठन किस देश में सक्रिय है। जैसे केनिया में है अल शबाब, बोको हराम नाइजीरिया में, पाकिस्तान में आप देख सकते हैं लश्कर ए तोयबा, अफगानिस्तान में भी कल देखिए गवर्नर की मृत्यु हो गई, इंडियन मुजाहिदीन
हाँ, तहकीके हिंद, इस तरह बहुत सारे आतंकवादी संगठन जैसे आईएसआईएस, अल-कायदा, या पूरे विश्व में बहुत सारे आतंकवादी संगठन विभिन्न नामों से संचालित होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, 2002 में इसे स्थापित किया गया बोको हराम को नाइजीरिया से। यह इसमें और इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। इसका ऑफिशियल नाम है जमात एहल अस सुन्ना लिद दावा वल जिहाद है। इसके मायने हैं कि पैगंबर की शिक्षा और जिहाद को बढ़ाने में जुटे हुए लोग। मैदुगुरी वहां पे शहर है नाइजीरिया में, ध्यान रखना, इसका हेड क्वार्टर है। ये लाइन अंडरलाइन कर दे रहा हूं। वैसे बोको हराम का नजरिया कि नाइजीरिया की भाषा होसा में, यानी वहां हाउसा जनजाति भी पाई जाती है, इसको हाउजा कहते हैं, यहाँ होसा लिखा है, का शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी शिक्षा हराम यानी वर्जित है। यानी ये लोगों का कहना यही है कि हम पश्चिमी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से हम दूर रहना चाहते हैं। तो मुस्लिम धर्म गुरु, याद रखना, मोहम्मद यूसुफ ने बोको हराम नामक आतंकवादी संगठन बनाया था। शुरुआत में इस संगठन के पास एक मस्जिद और इस्लामी शिक्षा देने वाला स्कूल था। ये गरीब बच्चों को यहाँ पढ़ाता था। धीरे धीरे गरीबी झेल रहे सैकड़ों नाइजीरियाई बच्चे यहां आने लगे, लेकिन यह अब बात पढ़ाई से आगे निकल चुकी है। यह संगठन के रूप में बन गया है और पूरा तबाही मचाया हुआ है। दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा नाइजीरिया के बारे में जान लीजिए। नाइजीरिया आप देख रहे हैं, इसकी राजधानी आबुजा है। यहाँ ढेर सारे नेशनल पार्क हैं। ये देख रहे हैं ना, स्लेव कोस्ट, आइवरी कोस्ट, बाइट ऑफ बेनिन। तो यहाँ पर बगल में देख रहे हैं ना, बेनिन देश है, बेनिन, टोगो, और आगे जाएंगे टोगो, घाना, ये सब देश पड़ते हैं। उसको आइवरी कोस्ट कहते हैं, स्लेव कोस्ट कहते हैं और ग्रेन कोस्ट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यह इसी के आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा। और ये चाड देश है, इस ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लेक चाड भी है जो 4 देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, नाइजर, नाइजीरिया, चाड एंड कैमरून। तो इस तरह से कैमरून भी देखिए स्पर्श कर रहा है। कैमरून की राजधानी यूडाम्बे है, नाइजीरिया, नाइजर और यहाँ बेनिन। तो चारों ओर से घिरा हुआ है और इधर अटलांटिक महासागर है। यहाँ नाइजर नदी देख रहे हैं ना, डेल्टा बनाती है। सबसे अधिक पेट्रोलियम का भी उत्पादन यहाँ पर होता है। और दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है नाइजीरिया, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके कुछ फैक्ट दिए हैं। इसके उत्तर दक्षिण इसकी राजधानी आबुजा है और पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबासांजो हैं। 1960 में इसको यूके से आज़ादी मिली थी और यहाँ की मुद्रा जो है नाइरा है। अब बढ़ते हैं पुस्तकें एवं पुरस्कारों में। दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, यहाँ पर देख रहे हैं, इनका पिक्चर दिख रहा है दोस्तों। यह किताब चर्चा में आ गई है क्योंकि इनका जो बच्चे हैं दोनों, अभिजीत मुखर्जी और शर्मिष्ठा मुखर्जी, दोनों में जो है थोड़ा सा विवाद हो गया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी चाहती हैं कि यह किताब का प्रकाशन होना चाहिए, मार्केट में आनी चाहिए, लेकिन अभिजीत मुखर्जी इस पर रोक लगा रहे हैं। तो दोनों में काफ़ी वैचारिक मतभेद हो गए हैं, यही कारण है ये चर्चा में है दोस्तों। तो इस किताब का नाम याद रखिएगा, इस किताब का नाम है द प्रेसिडेंशियल ईयर है और इस पुस्तक को रूपा प्रकाशन ने छापा है, यानी छापने का काम, लेकिन अभिजीत मुखर्जी ने रिक्वेस्ट किया है इसे रोक दिया जाए। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, पहले हम जांच करेंगे तब इसको प्रकाशित किया जाएगा। तो अपने राजनीतिक दौर में प्रणव दा ने 3 किताबें, द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स, द टर्बुलेंट ईयर और द कोएलिशन ईयर, ये 3 किताबें लिखी, जिसमें पहली किताब में इन्होंने इंदिरा गांधी के दौर की कांग्रेस की राजनीति का सूक्ष्मता से इन्होंने विवरण दिया था। दूसरे में इन्होंने 1980 से लेकर 96 तक की भारतीय राजनीति का वर्णन किया था। तीसरी किताब में कोएलिशन ईयर में कांची के शंकराचार्य की गिरफ्तारी के प्रसंग पर कैबिनेट की चर्चा का वर्णन किया है। और इसमें दूसरी वाली किताब में इन्होंने राजीव गांधी के बारे में पूरा चर्चा किया। उन्होंने कहा राजीव गांधी इतना सरकार, मतलब कार्य और सरकार की बातों में कह सकते हैं पार्टी को बढ़ाने में इतना लीन हो गए कि इनका विरोध होने लगा। तो इसलिए काफ़ी चीज़ों को उजागर किया है इन्होंने। फिर इस वाली भी पुस्तक में 2012 के बाद से इसमें पूरा सारी बातों को लिखा है। वर्तमान परिस्थितियों में जैसे आरएसएस की मीटिंग में वो गए थे तो कांग्रेस नहीं चाहती थी, तो इन सब बातों का उन्होंने इसमें जिक्र किया है। यही कारण है कि इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है। यही कारण है कि अभिजीत मुखर्जी इस पर बैन लगाने की बात कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन रुक जाइए, तब इसको जब हम पूरा अध्ययन कर लेंगे तो भेजेंगे। और शर्मिष्ठा मुखर्जी इसको प्रकाशित करने के पक्ष में हैं दोस्तों। तो देखिए, वो पक्ष विपक्ष से हमसे मतलब नहीं है। यहां पर आपको याद रखना है कि इस पुस्तक के राइटर कौन है, लेखक कौन है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। तो आज के बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में पोस्टल डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस डाक पे ऐप। दोस्तों ये देखिए, ये ऐप जो बनाया गया है, ध्यान रखेंगे कि डाक
विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहक अब ऐप के जरिए बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह किस मंत्रालय के अधीन है? संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं ही, जानते हैं, ये भी ध्यान रखें, इनका नाम भी याद रखिएगा। इस ऐप की शुरुआत की और इसका नाम क्या रखा गया है? डाक पे रखा गया है। डाक पे से भारतीय डाक की विरासत और समृद्ध होगी, जो आज देश के सभी परिवारों तक पहुंचने वाली है। तो इस तरह से डाक पे एक इनोवेटिव सर्विस है, ऐसा हमारे जो मंत्री जी कह रहे हैं। और यह सिर्फ बैंकिंग सेवाओं और डाक उत्पादों तक ऑनलाइन पहुंच उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि यह एक विशिष्ट अवधारणा है जिसमें कोई ऑर्डर देकर पोस्टल फाइनेंशियल सर्विसेज को अपने घर के दरवाजे पर पा सकता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में दोस्तों। खेल समाचारों में देख सकते हैं यह महिला क्रिकेट टीम हमारी दिख रही है। तो 2022 का वुमेन क्रिकेट टीम अनाउंस्ड हो गया है। क्रिकेट कब होगा? 2022 में दोस्तों। इसे 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण, ड्यू टू कोरोना, 2022 में होगा। कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2022 में यह मैच, पहला जो मैच होगा भारत का क्वालिफायर, अभी 3 टीमें क्वालिफाई नहीं की हैं, तो जो क्वालिफाई करेगा उससे होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं सेकेंड फेज में फर्स्ट सेमीफाइनल वेलिंगटन में होगा, न्यूजीलैंड की राजधानी भी है। 31 मार्च को सेकेंड सेमीफाइनल क्राइस्ट चर्च में होगा और 3 अप्रैल को फाइनल क्राइस्ट चर्च में ही होगा। और ये भारत के मैचों की ध्यान रखना, कहाँ कहाँ किसके किसके खिलाफ होगा। जैसे दूसरा मैच 10 मार्च को होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ये है, इस तरह से 2021 में होना था, लेकिन 2022 में होगा। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका यह क्वालिफाई कर पाई हैं। अन्य 3 टीम जैसे कि अभी नहीं कर पाए हैं। श्रीलंका में अगले साल जून जुलाई में होने वाले क्वालिफाइंग टूर्नामेंट से होगा, पता चलेगा। और दोस्तों यह 12वां विश्व कप है, क्योंकि 1973 में पहला विश्व कप हुआ था, इंग्लैंड ने ही जीता था, मेजबानी भी किया था। और दोस्तों इससे पहले इंग्लैंड ने 4 बार यानी इस खिताब को अपने नाम कर चुकी है इंग्लैंड की टीम। ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार, तो देख रहे हैं ना, 6 4 10, एक बार न्यूजीलैंड जीती है। भारत 2 बार फाइनल में पहुंच चुकी है, इस बार कोशिश करेगी जीतने की। अब बढ़ते हैं समाचारों में। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, वेरियस पर्सनालिटी में आज हम चर्चा करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं प्रोफेसर रोदम नरसिंहा, यह व्यक्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्हें पद्म विभूषण भी यह प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। प्रोफेसर नरसिंहा वॉज बोर्न ऑन 20 जुलाई 1933 इन रोदम विलेज, यानी गांव का नाम ही था, उसी पे रख लिया। अनंतपुर जिले से आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो देश के विख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर रोदम नरसिंहा सिर्फ एरोस्पेस वैज्ञानिक नहीं थे, वो फ्लूइड डायनेमिस्ट विशेषज्ञ भी थे, जो वायुमंडल में तेल और गैस के बहाव के गणित को भी बाखूबी समझते थे। हवा में तेल और गैस के बहाव के साथ एयरक्राफ्ट में पाइपलाइन के जरिए तेल के बहाव की गति क्या है, इसका भी वह उनको जानकारी होती थी। और प्रोफेसर नरसिंहा ने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर डेवलपमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी शीर्षक से किताब भी लिखी है। और यह प्रोफेसर नरसिंहा 1962 से 1990 तक भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ाते थे। 84 से 93 तक नेशनल एरो स्पेस लैबोरेटरी के निदेशक भी रहे। इसके बाद 2000 से 2014 तक बेंगलुरु में स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और दोस्तों 2013 में इन्हें सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से नवाजा गया था। तो इनकी मृत्यु हो गई है। अब बढ़ते हैं, वाइस एडमिरल श्रीकांत डाइज। दोस्तों कोरोना की वजह से, कोरोना देख रहे हैं कि इस महामारी ने पूरे वैश्विक स्तर को, पूरे विश्व को हिला करके रख दिया है। तो सी बर्ड के महानिदेशक तथा भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल श्रीकांत का कोरोना जनित जटिलताओं से निधन हो गया है। और दोस्तों अभी 31 दिसंबर को ही वो सेवानिवृत्त होने वाले थे। तो वाइस एडमिरल श्रीकांत पूर्व में न्यूक्लियर सेफ्टी के महानिरीक्षक तथा नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडेंट भी रहे थे। बस इतना ही काफी है इनको याद करने के लिए। अब बढ़ते हैं, यहां पर देख सकते हैं इनका भी निधन कोरोना से हो गया है दोस्तों। कोरोना वायरस से संक्रमित एस्वातिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का निधन हो गया है। 52 ईयर ओल्ड। एस्वातिनी सरकार ने पीएम डलामिनी के निधन की घोषणा की। देश के उप
प्रधानमंत्री थेम्बा मासुकू ने बताया कि प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का निधन हो गया। यह इनका पिक्चर है दोस्तों, और यह जो इस्वातिनी, इसको स्वाजीलैंड भी कहेंगे दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए अबाउट स्वाजीलैंड। तो ऑफिशियल नेम ऑफ किंगडम ऑफ स्वाजीलैंड इज ए सोवरन कंट्री लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। आप देख रहे हैं ना, ये साउथ अफ्रीका है। इधर आप देख रहे हैं ना, मोजाम्बिक को भी स्पर्श करता है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर ही स्वाजीलैंड देश है। और मोजाम्बिक देख रहे हैं ना, पूर्व की ओर मोजाम्बिक व उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका, यानी यह लैंड लॉक्ड कंट्री है। चारों ओर से स्थलों से घिरा है, समुद्र की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। इसको स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से 6 सितंबर 1968 को मिली थी दोस्तों, याद रखना। और स्वाजीलैंड की मुद्रा है लीलांगिनी, जो कि साउथ अफ्रीका की मुद्रा से ही मिलती जुलती है, उसी के आधार पर इसको चलाया जाता है। और दोस्तों स्वाजीलैंड की देख रहे हैं लेजिस्लेटिव कैपिटल है लोम्बाबा, ध्यान रखेंगे लोम्बाबा। और भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जैसे मबाने भी यह महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कैपिटल है। और भी यह महत्व, ये साउथ अफ्रीका के अंतर्गत ही आता है। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस में दोस्तों। आज विजय दिवस है, 16 दिसंबर आज ही के दिन 1971 को पाकिस्तान को हम लोगों ने परास्त किया था, और हमारे देश की सेना ने 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया था दोस्तों। तो यह ध्यान रखेंगे कि युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था, जब पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था। और युद्ध 13 दिन बाद यानी 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के लिए बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गया। बांग्लादेश आजाद हुआ। तब से इस दिन को भारत और बांग्लादेश विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात करेंगे, जैसे पिछले क्लासेस में हमने जो बात किया था विभिन्न ऐतिहासिक व्यक्तित्व के, यह जो है तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी की चर्चा कर चुके हैं, दादा भाई नौरोजी की चर्चा कर चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक की कर चुके हैं। तो उसी पंक्ति में आज हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, उस समय ब्रिटिश भारत हुआ करता था, उसमें जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कश्मीरी पंडित समुदाय से संबंध रखते थे और बहुत बड़े बैरिस्टर भी थे। चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, यही कारण है कि जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1910 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था दोस्तों। पंडित नेहरू 1910 में ट्रिनिटी कॉलेज से इन्होंने, यह 2 बार हो गया है, ध्यान रखेंगे। फिर जो है आफ्टर स्टडिंग लॉ जवाहरलाल नेहरू रिटर्न टू इंडिया इन अगस्त 1912, यानी 1912 में वह भारत लौटे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे दोस्तों। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया। 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। और दोस्तों 1916 में इनकी शादी कमला नेहरू से हुई थी। और महात्मा गांधी से पहली बार भी यह 1916 में ही मिले थे और बहुत प्रभावित हुए महात्मा गांधी से। और इन 1920 जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च का आयोजन भी किया दोस्तों। तो इस तरह से 19 से 20 से 22 में असहयोग आंदोलन के सिलसिले में वह इन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा। 1923 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो है सितंबर 1923 में बने, क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर 29 अगस्त 1928 को जो नेहरू रिपोर्ट थी उनके पिताजी के नाम पे थी, ध्यान रखेंगे। सर्वदलीय सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। संवैधानिक सुधार की ओर यह नेहरू रिपोर्ट थी, जिस पर इन्होंने भी हस्ताक्षर किया था, उनके पिता के नाम पर रखा गया था। और दोस्तों 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। और 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना उद्देश्य कर दिया। और वो अधिवेशन क्या था? लाहौर अधिवेशन था दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू 14 फरवरी 1935 को अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा का लेखन का कार्य पूरा किया था दोस्तों। यह अपने जीवन काल में 9 बार जेल गए थे। और 8 अगस्त 1942 को अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार अहमदनगर किले में ले जाया गया। और यह अंतिम मौका था जब इन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्हें सबसे लंबे समय तक जेल में समय बिताना पड़ा था दोस्तों। और 1946 में अंतरिम सरकार में यह कह सकते हैं कि यह 4th टाइम, उसी समय देखिए उसके अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष बने, विदेशी मामले ये सब दिया गया।
साथ साथ 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे और 1951 से लेकर 54 तक भी 3 बार। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1929 में पहली बार भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाहौर अधिवेशन में बने थे। फिर ध्यान रखना 1929-30 दोनों रहे थे। 31 में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कराची अधिवेशन था। और 1937 में ध्यान रखना पहला ऐसा सम्मेलन था जो गांव में हुआ था। 1936 में भी ये थे, 37 में फैजपुर अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। याद रखना 37 में भी अध्यक्ष थे। तो इस तरह से यह कह रहा है ना कि ये चौथी बार बने, फोर्थ टाइम। तो 1929, 36, 37 और फिर 46 में बने थे थोड़े दिन के लिए। फिर उसके बाद 51 से 54 तक बने। तो ये ध्यान रखेंगे। और पंडित नेहरू विश्व में शांति स्थापित करना चाहते, इसलिए उन्हें शांति दूत के नाम से भी जाना जाए, उनको शांति दूत कहा जाता था। दोस्तों, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी जो काफी चर्चित और लोकप्रिय है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखेंगे। वैसे सारे बिंदु इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो अपने निधन तक इस पद पर बने रहे और लाल किले पर झंडा फहराने वाले प्रथम व्यक्ति या प्रधानमंत्री कह सकते हैं दोस्तों। और जवाहरलाल नेहरू को देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए 1955 में भारत रत्न यानी सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। और 27 मई 1964 को हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और 62 का युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था चीन से, और उसी की बात से वह दुखी हुए और हार्ट अटैक हो गया। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि आप लोग लगातार उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में है ज्ञान रंजन साहू, दीपेश शर्मा, नीतेश गुप्ता, स्वैपी सोनू, भक्त दीपेश शर्मा बताया द क्रिएटर, सुकन्या जेना, संजय नेगी, रवि मीना, विष्णु, सचिन, विवेक सिंह, गौरव शर्मा, विक्की, वंदना सेंधव, सबर्था बनर्जी। तो इस इतने लोगों ने दिया, लेकिन कुछ लोगों ने संसद के अंग वाले में कई लोगों ने गलतियां की हैं। कई लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में कंफ्यूज हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आर्टिकल 79 में भारत की एक संसद है, आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 81 में लोकसभा, आर्टिकल 80 में राज्यसभा है। ध्यान रखना दोस्तों, वह उसमें उपराष्ट्रपति नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बन रहा है? झेलम, चेनाब, रावी या सतलज? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड पेट्रोल वेसल सुजीत वॉज लॉन्च ऑन द कोस्ट ऑफ विच स्टेट? किस तट पर, यानी किस राज्य के तट पर? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा या केरल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज फ्रॉम विच कंट्री? S-400 किस देश की है? अमेरिका, इजराइल, रूस या चाइना? नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, बोको हराम आतंकवादी संगठन किस देश में सक्रिय है? सीरिया, पाकिस्तान, कीनिया या नाइजीरिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकटरमन, प्रणब मुखर्जी, जाकिर हुसैन या शंकर दयाल शर्मा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द डॉक पे ऐप? किसने लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने? गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या रेल मिनिस्ट्री ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में होने वाले महिला विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या भारत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु कोरोना से हुई है? रिसेंटली विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज डाइड ऑफ कोरोना? ऑस्ट्रिया, स्वाजीलैंड, केनिया, सूडान? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर या 17 दिसंबर? और लास्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार कब बने? 1928, 1929, 30 एंड 37? तो इस तरह से आप लोगों को उत्तर देना है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।